नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण जी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हमारी गौ माता को लेकर, हमारे देसी गाय की कई नस्लों को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की किंवदंतियां पैदा हो रही हैं। कई तरह के उन्होंने चमत्कार देखे हैं कि उनकी गुणवत्ता को देखकर पूरा देश विस्मित है। और यही कारण है कि आज 40 से अधिक देशों में हमारे देसी गाय की कई नस्लों की बहुत प्रसिद्धि है, बहुत मांग भी है, क्योंकि विदेशियों ने अपने अथक परिश्रम से हमारी गौ माता की जो विशिष्टताएं थी उनका सदुपयोग करना सीख लिया है। इनमें 5 नस्लें तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपने भी इनका नाम सुना होगा। इसमें पहले नंबर पर हम गिर को रख लें तो गिर तो दूध उत्पादन के लिए नंबर 1 मानी जा रही है। इसके अलावा जो साहीवाल है, साहीवाल की जेनेटिक स्ट्रक्चर इतनी है कि उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर की से सीख कर जेनेटिक स्ट्रक्चर को अलग करके उन्होंने अपनी नस्लों को सुधार करने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज जो पहले A1 दूध पैदा करने वाली नस्लें हैं वो उनसे पश्चिमी वैज्ञानिक, पश्चिमी दूध उत्पादक A2 कैटेगरी का दूध लेने लगे। जेनेटिक कैटेगरी में उन्होंने बहुत उन्नति की है। इसके अलावा ओंगोल है। ओंगोल तो अभी कुछ वर्ष पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि करोड़ों रुपए की एक गाय की कीमत लग गई थी। गाय के जो नंदी हैं, ये बुल हैं, वो भी बहुत कीमत है, क्योंकि अब पूरी पश्चिमी दुनिया में भारतीय गौ नस्ल की ये विशिष्ट पहचान है। क्योंकि एक तो ये बीमार नहीं होती है, इनकी मौसम के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ की जो ज्योग्राफी का जो विभिन्नता है उसके अनुसार अपने को स्वयं ढालने की अद्भुत गुणवत्ता रहती है। इसके अलावा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। तीसरा, इनका दूध बहुत ही पौष्टिक है। उसके अंदर बहुत सारे रोगों से सुरक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता रहती है। रोग निवारण क्षमता बहुत है। विदेशी गायें सहजता से बीमार हो जाती हैं, वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो उसको सहन नहीं कर पाती हैं। इससे वहाँ के पशुपालक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही उस गाय के दूध को या दूसरी चीजों को खाकर वहाँ के लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, उनके एज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब गुणों को लेकर विदेशी आश्चर्यचकित हैं, इसलिए हमारी गौ माता में उनकी विशेष रुचि है। तो आज इसी संबंध में आपको एक नई विशिष्टता से मैं परिचित करा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारी जो गिर नस्ल की गाय है वो आज पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन क्षमता में नंबर 1 है। भारत में तो इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारी सामान्यतः हमारे देश में गिर गाय की जो गाय हैं वो 5-7 लीटर 6 लीटर के आसपास दूध देती हैं। कुछ ऐसी गाय हैं, कुछ लोगों के पास ऐसी अद्भुत गाय हैं जो विशिष्ट प्रयास से कुछ समय के लिए 15-18 लीटर भी दूध प्रतिदिन देती है, लेकिन उससे अधिक उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन इन्हीं गाय को या कुछ पश्चिमी लोग, खास करके ब्राजीलियन लोग, वहाँ के गौ दुग्ध उत्पादक यहाँ से लेके गए तो उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। और चमत्कार के पीछे कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं था कि उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा हो, कोई पूजा की हो। उन्होंने गाय का अध्ययन किया, गाय की विशेषताओं को पहचाना, गाय के पोषक तत्व को समझने का प्रयास किया और गाय के को जो विशेष पोषक तत्वों की जरूरत रहती है उनकी आपूर्ति की। और इसी के आधार पर उन्हें एक चमत्कार करके दिखा दिया। और आज ब्राजीलियन गाय पूरी दुनिया में दूध पैदा करने के मामले में अव्वल है। भारत में भी कुछ ब्राजीलियन गाय हैं जो अभी भी 20, 25, 30 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं और कम से कम वो 100 दिन देती हैं। कुछ ब्राजीलियन गाय तो ऐसी हैं जिनको गिरलैंडो कहते हैं। इन गिरलैंडो में 2 गायों का मिश्रण है, एक भारतीय गिर गाय और एक जो ब्राजील की नेटिव गाय है, उसको लैंडा नाम दिया गया है। उन दोनों से मिश्रित करके एक नई गाय की नस्ल पैदा की गई है, उसे गिरलैंडो नाम दिया गया है। और गिरलैंडो किस्म की भारत में भी बहुत सारी गाय हैं। ये गाय तो 40 लीटर तो दूध सहजता से दे देती हैं। दूध ही नहीं देती, दूध की गुणवत्ता भी, दूध में अच्छा फैट भी है। वो वातावरण के अनुसार भी अपने को ढाल लेती है। उनके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास अपने को जीवित रखना, जीवन यापन करना सहज है। और आहार के मामले में देखा जाए तो सामान्य गायों से थोड़ा सा अधिक पड़ता है। तो ये विशेषता गिर गाय की। और मैं जैसे कि पहले बताया कि ब्राजीलियन गाय गौपालक हैं, पशुपालक हैं, उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गाय को समझा, गाय की पोषकता को जाना और उसमें सुधार करके ये परिवर्तन किया। और हम तो इनके विपरीत। हमारे लिए गाय सिर्फ पूजनीय है, हमारे लिए गाय सिर्फ माता है,
पूजने की है, आरती उतारने के लिए। हम गाय को इससे अधिक दृष्टि में देखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तो कई ऐसे जगह हैं, यहाँ गाय को एयर कंडीशन में रखा जा रहा है। गाय को समझने का प्रयास नहीं किया हमने, गाय के आहार को, गाय की पोषकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हमने सिर्फ गाय को एक प्रतीक बना लिया, और इसीलिए गाय की अवनति हुई। एक उच्च कैटेगरी की जो गायें थी आज निम्न स्तर पर आ गई, और लाखों की संख्या में गाय व्यवस्था पूर्वक या दुर्भाग्य के कारण सड़कों पर जीवन यापन करने पर विवश है। ऐसे में यदि हम इनकी 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 देखभाल को अच्छे से समझें, इनकी पोषकता को अच्छे से समझें, इनको सही तरह से जीवन यापन करने के स्थान प्रोवाइड करें, तो वो चमत्कार यहाँ भी संभव है, और ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। अब आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि गाय की विशिष्ट क्षमताओं के लिए, जैसे गिर को ले लें, तो गिर गाय की जो विशिष्टता है, उसकी दूध उत्पादन क्षमता है, तो उसके लिए कोई विशिष्टता अनुभव नहीं है। जो श्रेणी का सीमन है वो भी ज्यादा से ज्यादा 25% अपना इम्पोर्टेंस रखता है। सीमन की गुणवत्ता का सिर्फ 25% हिस्सा है, बाकी 75% में पिछले 15-20% के आसपास जो माँ की गुणवत्ता पर, माँ की जो श्रेष्ठता है उस पर निर्भर करता है। यदि माँ सही है, स्वस्थ है, पोषक तत्वों सब पने को पोषित नहीं है, अच्छे से देखभाल की गई है, उसमें अच्छे उत्तम गुणों से सब पर सीमा रखा गया है, तो ऐसे में आपका 40% से ज्यादा अधिक काम तो हो ही गया है। अब बचा 60% का ऐसा, तो 60% की जो आवश्यकता है वो पोषक तत्वों से है। हम आज तो हमने, हमारे आहार शास्त्रियों ने, पशुपालकों ने गाय के आहार की विशिष्टता को अपने अध्ययन के आधार पर प्रमाणित कर दिया है कि गाय को आज सिर्फ हरा चारा, सूखा चारा नहीं चाहिए, उसको गुड़ नहीं चाहिए, उसको रोटी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे प्रचलन है, गाय को रोटी निकाल दो। अरे गाय की आहार की व्यवस्था रोटी से नहीं है, गाय की आहार की व्यवस्था गुड़ से। गुड़ उसके लिए आवश्यक है, अनाज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी और आवश्यकता है, और उसके आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों की अपनी आवश्यकता है। और यदि उन पोषक तत्वों की जरा सी मात्रा कमी हो जाए तो पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर पर नीचे स्तर पर फिसल आती है। और इस पर को लेकर अब आधुनिक शोधकर्ता बहुत चिंतित हैं। अब मानव को यदि उदाहरण स्वरूप कर लें, मानव का 70 किलो का आसपास यदि वजन मान लिया जाए, तो उसमें जो पोषक तत्वों की जो वजन है वो तो 10-15 किलोग्राम के आसपास होगा। बाकी तो अधिकांश हिस्सा उसका पानी है, और जो उसका आधार पोषक तत्वों का है उसका भी 40% से ज्यादा हिस्सा तो कार्बन है। बाकी में दूसरे पोषक तत्व हैं, और पोषक तत्व में 24 पोषक तत्व आते हैं। मैंने उदाहरण स्वरूप आप समझाया। और यदि गाय से इसकी तुलना की जाए तो गाय के 400 ग्राम वजन में मात्र 40 ग्राम के आसपास पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन ये 40 ग्राम पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, और इस 40 ग्राम में आधे के लगभग तो कैल्शियम की आवश्यकता है। आधे से यदि हम कहें 1/4 में जो फास्फोरस की है, अब बच गया 1/4, तो 1/4 में करीब करीब 24 पोषक तत्व, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऐसे पोषक तत्व इनकी सबके, और मात्र मिलीग्राम की मात्रा आपके शरीर को, गाय के शरीर को प्रभावित करती है। जिंक तो 50% जो मेटाबॉलिक क्रिया हैं, जो जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया आधारित क्रिया हैं, उनके लिए अकेले जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिंक की मात्रा में जरा सा भी, जिंक की मात्रा एक गाय के शरीर में मात्र 1-1.5 ग्राम के आसपास रहती है। उस 1-1.5 ग्राम में भी यदि मात्र 500-1000 मिलीग्राम का गड़बड़ आ जाए तो पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ आ जाता है। जिंक की कमी से गाय की प्रजनन शक्ति सीधी सीधी प्रभावित होती है, वो हिट पे नहीं आती है, कंसीव नहीं कर पाती, गर्भाधान नहीं कर पाती है, गर्भ का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि इनका जो हार्मोनल चक्र है गड़बड़ा जाता है। हार्मोनल चक्र गड़बड़ाया, प्रजनन तंत्र अविकसित रह गए, तो सीधा सीधा उनकी बहुत सारी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। समय पर हिट पे नहीं आती, कंसीव नहीं करती है, बच्चे का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता है, बच्चिया को पोषित रह जाती है, बच्चे के शरीर का विकास नहीं हो पाता है, और माँ के गुणों से गुणवत्ता गिर जाती है। मैं छोटा सा उदाहरण किया कि जिंक की, और जिंक के अलावा दूसरे पोषक तत्व भी हैं। यदि आप अपनी
अपने गौपालन को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो गाय को समझिए, गाय की आहार व्यवस्था समझिए, गाय को सही आहार दीजिए। हम पहले भी देते थे, पहले पशुओं के आहार में, गाय के आहार में जौ की प्रमुखता होती थी। आज जौ को हमें तिरस्कृत कर दिया है। जौ की उपयोगिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख प्राचीन आहारों अन्नों में से सबसे प्रमुख अन्न है, और अब जौ को सिर्फ निम्न स्तर पर पहुंचा दिया गया है। जो और जौ को लेकर जो आधुनिक अध्ययन हुए हैं, जो वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, बहुत बहुत ही अद्भुत हैं। जौ को लेकर जो हालिया रिसर्च आई है, जापान के वैज्ञानिकों को प्रमाणित किया है कि जौ का पानी यदि नियमित रूप से स्प्राउट जौ का निरंतर पशुओं को या बछड़े को सेवन कराया जाए तो बच्चों की ग्रोथ जो है अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ती है। उसके वजन में तीव्रता से वृद्धि हो जाती है। उसके माँ बाप की चाहे हाइट कम रही हो, लेकिन बच्चिया की जो हाइट है वो उनकी तुलना में 1.5 से पौने गुना बढ़ जाती है। वजन में वृद्धि होती है, तीव्र गति से होती है, दिनों में वृद्धि दिखाई देती है। और इसीलिए एक और आश्चर्यचकित बात हुई, जिन देशों में जौ का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जौ का प्रयोग बहुत सारे देशों में जो बार्ले वाटर के रूप में या वाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाइन नशे के रूप में अगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस बियर से के रूप में जब जौ का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ के लोगों की हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप नीदरलैंड को देख लीजिए, नॉर्वे को देख लीजिए, ये ऐसे देश हैं या दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की हाइट है। वहाँ की लड़कियों की हाइट हमारे देश की तुलना में करीब 35% अधिक है। मैं एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। तो जौ का बहुत प्रभाव है। उस जौ का प्रयोग हमारे जो पशुपालक थे, हमारे गौपालक प्रमुखता से करते थे। जौ का दलिया गाय को खिलाया जाता था। गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले जौ का दलिया गाय को दिया जाता था। गर्भाधान की अवस्था में दिया जाता था, और गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने होते थे, वहां तो विशिष्ट रूप से जौ का दलिया, गुड़, घी, जई, अलसी, साथ में जौ का चारा, चने की भूसी, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, अश्वगंधा, मूसली, सौंठ, ये सब दिए जाते थे। बस्ती में विशिष्ट रूप से खिलाई जाती थी, क्योंकि इस एक अकेले चीज का बताया कि यदि आप जौ का प्रयोग करते हैं तो जौ से बहुत सारे जो पोषक तत्व की सहज आपूर्ति हो जाती है। एक आप अपने लिए परिवार में करके देख लीजिए, यदि आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको कुछ मात्रा में, कुछ ग्राम की मात्रा में स्प्राउट जौ का जूस निकाल के पिलाना शुरू कर दीजिए। उसके स्वास्थ्य में तो बदलाव आएगा चेहरे पर नई रंगत आ जाएगी, और उसकी हाइट 2 से 2.5 इंच के आसपास बढ़ जाएगी। उसकी बुद्धि का तीव्र विकास हुआ है। यदि वो सहजता से बीमार पड़ जाता है, कमजोर होता है, उसके शरीर में खून की कमी या अन्य पोषक तत्वों की कमी है, मात्र 1 महीना जौ के स्प्राउट जौ का जूस उसको आप आधे कप की मात्रा में पिलाने से आप अंतर देखेंगे। यही प्रभाव बछिया के ऊपर दिखाई देगा, बछड़े के ऊपर दिखाई देगा। आप बछड़े को जौ का दलिया शुरू करा दीजिए, जौ की चारा शुरू करा दीजिए, स्प्राउट यानी कि भिगो के जौ देना शुरू कर दीजिए। आप कुछ दिनों के अंदर, एक आध हफ्ते के अंदर उसकी ग्रोथ में अनएक्सपेक्टेड वृद्धि देखोगे। जौ के अलावा अलसी है, जई है, सहजन है, शतावरी का पाउडर है, सौंठ है, गुड़ है, ये सब ऐसे पोषक तत्व हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बछड़े को, बछिए को अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देते हैं। इससे बहुत सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। यदि आप अपने केंद्र पर 1-2 अच्छी बछिए का विकास कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक जो कमजोरी है, आर्थिक दरिद्रता है, दूर हो जाती है। आप अच्छे गुण संपन्न बछिए के स्वामी बन जाते हैं। तो ऐसे प्रयोग पश्चिमी जगत में, ब्राजील में, दूसरे देशों में किए, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, और उसी से उन्होंने चमत्कार घटित कर दिया। उन्होंने वो सीमन बनाया नहीं, हमारे गौवंश से सीमन को अलग किया, अपने गौवंश से कुछ सीमन को मिश्रित किया, हमारी जो स्वास्थ्यकारी गायों में उसका स्थापन कराया, और उनके बच्चे के रूप में अद्भुत बच्चों को पैदा किया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं?
तो आपके पास यदि बछिया है तो मैं तो छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, इसके बारे में विस्तृत वीडियो में अगले में जानकारी दूंगा, लेकिन आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए। यदि आपके घर में कोई गाय गर्भवती है, उसका अंतिम 3 महीने चल रहे हैं, तो उसको ग्रामीण फूड एक काफ स्टार्टर आता है, पशु स्टार्टर आता है, उसका सेवन उसका प्रयोग शुरू करा दीजिए। 50 ग्राम नियमित रूप से देना शुरू कर दीजिए। साथ में आप उसको बाईपास फैट है वो 50 ग्राम के आसपास देना शुरू कर दीजिए। मिनरल मिक्सचर ले, कोई भी मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं, जैसे एग्रीमेंट फूड ऑलरेडी मिनरल मिक्सचर से संपन्न है, उसका प्रयोग करा सकते हैं। इससे आपकी गाय को जो आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, और गर्भ में जो बछिया या बच्चा की पालना हो रही है, विकास हो रहा है, उसके विकास में गति आएगी, उसके आंतरिक अंग हैं तेज से विकसित होंगे, उसकी हड्डियां जन्म उपरांत मजबूत होंगी, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसके आंतरिक अंगों का विकास होगा। और जन्म हो जाए तब भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, प्रॉफिट सी प्लस पाउडर का प्रयोग भी करा सकते हैं। उसको भी 50-60 ग्राम की से शुरू कराएं, 100 ग्राम तक ले जाएं, बाईपास फैट दें। आप आपकी यदि बछिया है, बछड़ा है, तो जन्म के 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसका पहले डिबार में कराएं। साथ में उसको पहले हफ्ते से ही विटामिन ई का सेवन कराना शुरू करते हैं। विटामिन ई भी बहुत आवश्यक है कि ये प्रजनन अंग को पुष्ट करती है, शारीरिक विकास को बढ़ाती है, जो जननेंद्रियां हैं उनकी ग्रंथियों को मजबूत करती है, साथ ही दुग्ध ग्रंथियों के विकास को नया आयाम देती है। आप सेलेनियम का प्रयोग करें। सेलेनियम का तो पशुओं की गुणवत्ता के साथ सीधा संबंध है। सेलेनियम में जरा, यद्यपि इसकी अधिक मात्रा भी हानिकारक है, लेकिन इसकी निम्न मात्रा पशु गुणवत्ता को प्रभावित कर देती है। और हमने अभी तक अपने पशुओं में, गाय भैंसों में या दूसरे पशुओं में कभी विश्लेषण किया नहीं कि उनके खून में इन पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। अध्ययन कहते हैं, ऐसे अध्ययन अनेक बार हुए हैं, उस बात में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और स्वयं मैंने भी इस पर अध्ययन किए हैं कि मेरे यहाँ की अधिकांश देसी गाय हैं वो कुपोषित हैं, उनमें कई पोषक तत्वों का अभाव है, और इसीलिए गर्भवत्ता प्रभावित है। और इसी पाई है। हमारे कई गौपालक जो गाय रखते हैं, वो विशिष्ट गर्भ से कहते हैं कि वो अपनी गाय को बछिया को पूरा दूध पिला देते हैं। अरे उसको गाय, आपकी गाय को 1-1.5 लीटर के आसपास दूध होता है, और उसके दूध दो थन आप पिला देते, 2 थन यानी कि उसको आधा किलो भी दूध नहीं पहुंचा, और 3-3, 4-4 महीने उस दूध के सहारे रखते हैं। जबकि बछिया को, बछड़े को जन्म के 10-12 दिन के बाद कुछ मात्रा में हरा चारा का प्रयोग कराना चाहिए, सूखा चारा देना चाहिए। हरा चारा, सूखा चारा जब शुरू कराते हैं तो उसमें रोमन का विकास होता है, और रोमन ही उनके पाचन का मुख्य आधार है। दूध का पाचन तो धीरे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद घटना शुरू हो जाता है, कि गाय का, पशुओं का मुख्य आहार दूध नहीं है, रोटी भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है। गुड़ उनकी फर्मेंटेशन क्रिया को प्रभावित करता है, फर्मेंटेशन ही उनके पाचन तंत्र का मुख्य आधार है। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन विशिष्ट बातें, इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, इन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण, विशिष्ट है। इनसे आप अपनी गाय का, अपने पशुओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। फिर आपको गाय के गोबर से दिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत लोग लगे हो दिए बनाओ, अरे दिए बना के, दिए बनाने वाले कुम्हार ही उस काम को छोड़ गए। पहले सुराहियां बिकती थी, मटके बिकते थे, बहुत सारे आइटम बिकते थे, उनका जीवन यापन इससे हो जाता था। लेकिन जीवन यापन होना रुक गया, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। आप कहते गोबर के दिए बनाओ, दिए से कमा लो। अरे दिए से कुछ नहीं होने वाला, पूरा परिवार उसमें परेशान हो जाएगा। फिर दिए बनाने की बात तो छोड़ो, गाय रखना भी छोड़ देगा। गाय का मुख्य आधार है कि उसका संरक्षण सही से हो, उसके बच्चे अच्छे से विकसित हों, गाय के दूध में वृद्धि हो, गाय स्वस्थ रहे, गाय सहजता से समय पर गर्भाधान कर ले, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, और स्वस्थ गुणवत्ता पूर्ण बच्चे के विकास आपके घर पे हो, ये आपके लिए मुख्य जरूरत होनी चाहिए। फिर आप ब्राजील जैसा चमत्कार यहाँ भी दिखा सकते हैं। ब्राजील कोई दूसरी दुनिया से सीख के नहीं आया, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। आप भी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, और वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। जो मैं थोड़े थोड़े
टोने टोटके बताता हूँ, कुछ उपाय बताता हूँ, कुछ नुस्खे बताता हूँ, उनमें से किसी का भी प्रयोग करके देखिए। मैं तो ऐसी चीजें बताऊँ सहजता से बाजार में उपलब्ध हैं। मैं कोई किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, ना बेचता हूँ। मैं जिन पे अनुभव करता हूँ वो अनुभव आपके साथ लेता हूँ। आप खुद कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी नस्ल की गाय है, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत लाखों रुपए की गिर गाय ले आओ, आप 1.5 लाख की साहिवाल ले आओ, आप और महंगी गाय हार्बर कर ले आओ, अंगोल ले आओ, नहीं। आपके पास जो है उसका प्रयोग करिए, उसकी पहले पोषकता पूर्ण करिए, उसको 1 आध महीना 2 महीने लगातार आप कुछ मत दे तो सिर्फ यही देना शुरू कर दीजिए। अर्घी में फूड देना शुरू कर दीजिए, 100 ग्राम रोज चारे के साथ देना शुरू कर दीजिए। उसे 50 ग्राम के आसपास बाईपास फैट देना शुरू कर दिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए। फिर वो हीट पे आए नहीं, हीट पे नहीं आए तो और उसके लिए सहज प्रयोग हैं, उनके बारे में पहले चर्चा किया, वो दीजिए। अब वो में जेल का प्रयोग कर सकते हैं। वो में जेल में तो ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो यदि किसी गाय की हीट की अवस्था रुक गई है, अधूरी है, साइलेंट है, हीट पर नहीं आ रही है, तो मात्र इसको 8-10 प्रयोग कराने से उस हीट के लक्षण आ जाएंगे। आप उसका गर्भाधान का करा सकते हैं। गर्भाधान के लिए आज हर देसी गाय का सीमन उपलब्ध है। आप उनमें से अपनी गाय के हिसाब से सीमन चुन लीजिए। सीमन में कभी जल्दबाजी मत दिखाइए, कभी लापरवाही नहीं दिखाई। लापरवाही दिखाई सस्ते के चक्कर में पड़े तो आपने अपने गाय की नस्लें बिगाड़ ली। और इसीलिए आज भारत में देसी गाय जिसको हम कहते हैं, उनमें 70% गाय ऐसी हैं जो अभी तक परिभाषित नहीं गई वो किस नस्ल की है, इसमें बहुत कुछ मिश्रण हो गया है। सिर्फ 20-25% गाय देसी ऐसी हैं जिन्हें हम आज उनको पहचान दे सकें कि ये गिर नस्ल में आती है, ये कांग्रेज में आती है, थारपारकर में आती है, ये हरियाणवी में आती है, ये मालवी में आती है। बाकी अधिकांश की तो हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए क्योंकि हमने मिश्रण कर दिया ना, हमने बिना अनजाने उनको कहीं से भी बीज रखवा दिया। और बीज रखवाने पे हमने अपने क्या ना क्षतिपूर्ति कर दी। नहीं, हम विवेकपूर्ण चलना है, हमें समझदारी पूर्वक कार्य करना है, और समझदारी पूर्वक कार्य करने के निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएगा। गाय की नस्ल सुधरेगी, गाय के रखने की प्रति रुचि आएगी, फिर हमें गाय को क्यों छोड़ेंगे सड़कों पर? ये बोझ है, छोड़ देते हैं। बोझ नहीं है, वो हमारे आर्थिक रूप से मजबूत आधार बनेगी, तुम क्यों छोड़ेंगे? तो आप ऐसा प्रयोग करके देखिए। तो मैंने आज बताया कि गाय की नस्ल को सुधारना कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको मैजिक सिखाने किसी हार्वर्ड में जाके वहां से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं। आप गाय को जो पोषक देते हो उसको पोषकता पूरे कर दिए। उसके जो जरूरी पोषक तत्व जैसे मैंने बताया, उसको खनिजों की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, सेलेनियम की जरूरत है, उसे कोबाल्ट की जरूरत है, कॉपर की जरूरत है, आयरन की जरूरत, इनको दीजिए। विटामिन ए की जरूरत है, विटामिन बी की ई की जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है, ये सब आवश्यक है। और भी दूसरी विटामिन की जरूरत है, जितने भी बी कम्प्लेक्स गाय अपने शरीर में बना लेती है। गाय के पाचन का आधार एंजाइम नहीं है, गाय के पाचन का मुख्य आधार उसकी फर्मेंटेशन क्रिया है, उसके जीवाणु जो बैक्टीरिया फ्लोरा है वो है। और गाय के शरीर में तो लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं जिसे आज के वैज्ञानिकों ने सत्यापित किया है। तो इन सब पर चर्चा हम फिर करेंगे। आज मैंने एक थोड़ा दृष्टिकोण रखा है, नया दृष्टिकोण रखा कि गाय की नस्ल को सुधारना, संवर्धन करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं खर्च करना है, आपके पास जो कुछ है वहीं से इसकी शुरुआत करनी है। मात्र महीने में 200-400 रुपये खर्चा है। गाय तो अभी भी चारे के रूप में कुछ ना कुछ तो खा ही रही है, कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही रही है। थोड़ी सी वृद्धि कर लीजिए, लेकिन उसका परिणाम आपको 3 महीने मिल जाएगा। आपको गाय के स्वास्थ्य में, गाय के गुणवत्ता में सुधार दिखाई देगा। गाय अच्छी नस्ल की बछिया को जन्म देगी, बछड़े को जन्म देगी। तो उसके लिए आपने चुनिंदा सेलेक्टेड सीमन का प्रयोग करना है। और जो बछिया है, बछड़ा है, उसकी गर्भावस्था के साथ ही आप उसकी परवरिश पालन पोषण पर ध्यान देना, रुचि लेना शुरू कर देंगे, तो आपको अद्भुत गुणों संपन्न बछिया मिलेगी। बच्चे की गुणवत्ता में सुधार होगी, उसकी नस्ल की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इन बातों पर आपने मेरी बातों को सुना, लंबी चर्चा हो जाएगी, वीडियो बोझल हो जाता है। बहुत सारे विषय पर फिर चर्चा करेंगे। कल मैं बताऊंगा कि आप अपने घर में उत्तम
किस्म की बछिया को कैसे पाल सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। प्रयास में कुछ चर्चा तो मैंने इस वीडियो में कर दी, कुछों को मैं आगे करूंगा। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कुछ जिज्ञासा है, तो निसंकोच मुझे लिखिए। और आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।